प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है समुद्रगुप्त। प्रिय विद्यार्थियों, आपके यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि गुप्त साम्राज्य की दृष्टि से भी और भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी समुद्रगुप्त का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में अपनी दिग्विजय की नीति, अपनी उपलब्धियों, अपनी विजयों के लिए विख्यात है। इतिहासकार विंसेंट एडम स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। जिस प्रकार विश्व इतिहास में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस प्रकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां, विजय प्राप्त की थी, उसकी तुलना विंसेंट एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त के साथ की है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। जैसा कि हमें गुप्तकालीन जो साहित्यिक और पुरातात्विक अभिलेखीय जो साक्ष्य मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, उनमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब चंद्रगुप्त वृद्ध हुआ तो उसने बड़े दरबार में सभी राज परिवार, राजकुमारों की उपस्थिति में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और जो साहित्य पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि इस घोषणा को, समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने की घोषणा को सुनकर अन्य राजकुमार दुखी हुए, निराश हुए और उनके मुख मलिन हो गए। इसके आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र नहीं था। और कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर यह संभावना व्यक्त की है कि जो काच नामधारी जो शासक है, जिसके सिक्के मिलते हैं, उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था काच, और समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। और उनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें समुद्रगुप्त ने काच को पराजित किया और उसको पराजित करके, उसकी हत्या करके वो गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। लेकिन अधिकांश इतिहासकार काच नामधारी जो शासक है उसको और समुद्रगुप्त को एक ही मानते हैं। और जो समुद्रगुप्त उसकी दिग्विजय के उपरांत, विजयों के उपरांत गुप्त सरनेम के लिए जो उसने नाम धारण किया वो उसका नाम बताते हैं और दोनों को एक ही शासक मानते हैं। समुद्रगुप्त की गद्दी पर बैठने के साथ ही एक सार्वभौमिक राजनीतिक एकता और दिग्विजय की जो एक परिकल्पना है, अवधारणा है, वो साक्षात परिलक्षित, क्रियान्वित होती हुई दिखाई देती है। जब समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, साक्ष्य है, प्रमाण है, वो है उसका प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जो जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, उसकी विजय गाथाओं, उसकी दिग्विजय का साक्षात विवरण है, जिसकी रचना उसके राजकवि, उसके युद्ध सैन्य मंत्री हरिसेन की कृति है। हरिसेन द्वारा रचित है और वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह संस्कृत की चंपू शैली, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में
लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, जो पहले कौशाम्बी में स्थापित था, जो गांव था, जो इलाहाबाद से, प्रयाग से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। बाद में इसको इलाहाबाद के किले में लाकर स्थापित किया गया, इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। और इस पर अशोक के अभिलेख भी इसी पर उत्कीर्ण है। उसी पर समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, दिग्विजय का संपूर्ण विवरण उसमें हमें प्राप्त होता है। और उसी के आधार पर हम जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी का अध्ययन के आधार पर हम उसका इतिहास जानेंगे। तो बात करते हैं समुद्रगुप्त की दिग्विजय की नीति। समुद्रगुप्त का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था दिग्विजय प्राप्त करना। दिग्विजय के द्वारा एक विस्तृत भौगोलिक बड़े विस्तृत भूभाग पर विजय प्राप्त करना और भारत को राजनीतिक एकता में दोबारा फिरौना, राजनीतिक एकता स्थापित करना। समुद्रगुप्त की जो नीतियां हैं, जो दिग्विजय की जो नीति है वो दो प्रकार की है। उसकी उत्तर भारत के राजाओं के प्रति जो उसने नीति अपनाई, उत्तर भारत के शासकों के प्रति, राज्यों के प्रति जो उसकी नीति थी वो थी प्रशबोधरण की नीति, जिसके तहत समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। पराजित करने के बाद उनको उन्मूलन कर दिया, उनको पूर्णतया समाप्त कर दिया और उनके राज्य को, उनके क्षेत्र को, उसके भौगोलिक प्रदेश को अपने राज्य में प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। यही उसकी प्रशबोधरण की नीति कहलाती है, जो उत्तर भारत के राजाओं के प्रति उसने अपनाई। दक्षिण के राज्यों के प्रति उसकी जो नीति थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, जिसकी हम आगे उसकी उपलब्धियों के संदर्भ में और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समुद्रगुप्त की विजयों की, उपलब्धियों की। तो सबसे पहले जो समुद्रगुप्त की विजय थी, उपलब्धि थी, वो थी आर्यावर्त की प्रथम विजय। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम अभियान में, अपने पहले आक्रमण में आर्यावर्त के